हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम CGPSC प्रीलिम्स 2024 के अगले 10 क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे। 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। देवनी मोरी स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। यह गुजरात के अरवल्ली जिले में स्थित है। यहाँ पे पुरातात्विक उत्खनन के दौरान बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अब हम 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। PM आशा योजना का संबंध किसके कल्याण से है? ऑप्शन ए है महिला, ऑप्शन बी है दिव्यांग, ऑप्शन सी है कृषक, ऑप्शन डी है विद्यार्थी। तो इसका सही आंसर होगा कृषक। आइए PM आशा योजना के बारे में जान। इस योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना। यह 2018 के बजट में आया था। इस योजना को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। इस योजना की अवधि 2018-19 से 2025-26 है। अब PM आशा योजना के घटकों को देखते हैं। इसके 3 घटक हैं। पहला है मूल्य समर्थन योजना, प्राइस सपोर्ट स्कीम। इसके तहत तिलहन, दलहन, कपास इत्यादि उत्पादों को सरकारी एजेंसियों के द्वारा खरीद की जाती है। दूसरा घटक है मूल्य न्यूनता योजना अर्थात प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। यह योजना MP के भावांतर भुगतान योजना से प्रेरित है। इसके तहत यदि किसानों को बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर उनके उत्पादों के दाम मिलते हैं तो सरकार इसकी भरपाई सीधे किसानों के बैंक खातों के माध्यम से करती है। अब इसका तीसरा घटक है निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना अर्थात प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। इस योजना को सरकार कुछ राज्यों में पायलट बेसिस पर चला रही है। इसके तहत सरकार निजी व्यापारियों को MSP पर किसानों के उत्पाद को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है और इस हेतु सरकार निजी व्यापारियों को कुछ वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है? ऑप्शन ए है बैगा, ऑप्शन बी है कादर, ऑप्शन सी है मुरिया, ऑप्शन डी है खरिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कादर। अब देखते हैं बैगा जनजाति। तो यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कादर जनजाति यह विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है जो तमिलनाडु और केरल में पाई जाती है। यह द्रविड़ भाषा बोलती है। अब मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। खरिया जनजाति छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है? ऑप्शन ए है H2O एवं आयरन, ऑप्शन बी है कॉपर 2+ आयन एवं गाडोलिनियम, ऑप्शन सी है क्रोमियम एवं मैग्नीज ऑक्साइड, ऑप्शन डी है आयरन एवं कॉपर 2+ आयन। इस क्वेश्चन को PSC द्वारा डिलीट कर दिया गया है। आइए इस क्वेश्चन का एनालिसिस देखते हैं। तो इससे पहले हम जानते हैं कि अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो जब कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रति यदि दुर्बल रूप से आकर्षित होता है तो उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार यदि कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रबल रूप से आकर्षित होता है तो उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके अलावा एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी होता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित नहीं होता बल्कि उससे विकर्षित होता है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन में कौन कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय हैं। यहाँ पर जल क्या है? एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, जबकि आयरन क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। कॉपर 2+ आयन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, जबकि गाडोलिनियम एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। क्रोमियम 3+ आयन यह एक अनुचुंबकीय पदार्थ है और मैग्नीज ऑक्साइड एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं।
1857 की क्रांति के दो महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए? ऑप्शन ए है नाना साहब एवं बेगम जीनत महल, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह एवं नाना साहब, ऑप्शन सी है राजकुमार फिरोज शाह एवं बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी है नाना साहब एवं बेगम हजरत महल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाना साहब एवं बेगम हजरत महल। आइए इस क्वेश्चन का एनालिसिस देखते हैं। तो नाना साहब जो थे वे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इन्होंने कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किया था। वही बेगम जीनत महल अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, जिन्होंने उन्हें क्रांति में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कुंवर सिंह बिहार के जमींदार थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। बेगम हजरत महल ने अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। आहार अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थी? ऑप्शन ए है हड़प्पा संस्कृति, ऑप्शन बी है मुगल संस्कृति, ऑप्शन सी है मौर्यकालीन संस्कृति, ऑप्शन डी है गुप्तकालीन संस्कृति। इसका सही आंसर है हड़प्पा संस्कृति। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का एनालिसिस। यह आहार अथवा बनास संस्कृति यह प्राक हड़प्पा स्थल थी। यह राजस्थान के बनास नदी घाटी में स्थित है। इसे तांबावती भी कहा जाता था। इस स्थल के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता में तांबे का आयात किया जाता था। ठीक है, अब 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है जगजीवन राम, ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 18 करेंट अफेयर्स पर बेस्ड है, तो इसको हम अभी स्किप कर देते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 75(5), ऑप्शन बी है अनुच्छेद 75(3), ऑप्शन सी है अनुच्छेद 75(4), ऑप्शन डी है अनुच्छेद 75(2). तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 75(5). आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 75(1) क्या कहता है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब अनुच्छेद 75(2) को देखते हैं। तो अनुच्छेद 75(2) में कहा गया है कि मंत्री व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। अनुच्छेद 75(3) को देखते हैं। इसमें प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। अब अनुच्छेद 75(4) को देखते हैं। तो यह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की पद एवं गोपनीयता संबंधी शपथ के बारे में बताता है। इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। नंबर 20 को देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप है। ऑप्शन ए है प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन बी है प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी है द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी है अपघटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक उत्पादक। अब प्राथमिक उत्पादक बेसिकली हरे पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं जल की उपस्थिति में क्लोरोफिल से क्रिया कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब जो प्राथमिक उत्पादक द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, ये मुख्यतः शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे हिरण। फिर जो शाकाहारी जीव होते हैं उनका उपभोग द्वितीयक उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, इन्हें मांसाहारी कहा जाता है। अब जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो उनको अपघटित कर पुनः पारिस्थितिक तंत्र में शामिल करने वाले घटक को अपघटक कहते हैं। तो इस प्रकार हमने टोटल 20 क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया। अगले सेशन में हम अगले और 10 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।